अच्छा, तो फर्दर जो है हम आगे चलते हैं, जिसमें BSL-4 को ही हम आगे डिस्कस करते हैं ना। तो BSL-4 जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो पर्सनल है, लैब पर्सनल्स या वर्कर्स ना, उसको जो है हम प्रॉपरली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देते हैं कि वो जो इन्फेक्शियस मटेरियल को हैंडल करते हैं, वो उससे वाकिफ़ हों कि किस तरह जो है हम उसको हैंडल करते हैं। मीन्स के अगर इस तरह का बंदा है जो वाकिफ़ नहीं होता कि किस तरह जो है उसको प्रोसेस करना होता है BSL-4 में, तो वो ज़रूरी बात है कि उनके लिए वो एक रिस्क होगा ना। तो इस वजह से कहते हैं कि प्रॉपरली ट्रेंड इंडिविजुअल हों BSL-4 में जो काम करते हो ना। और बाकी जो नॉन रिलीवेंट बंदे होते हैं ना, उनका एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए लैब में। या इसके अलावा जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनका जो है वो लैब में एंटर होना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अच्छा, ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स का क्यों रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, बता सकते हैं आप लोग? सर क्योंकि इन ऐसे लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, और अगर इन्फेक्शियस किसी चीज़ से उनका कांटेक्ट होता है तो फिर बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। अच्छा, गुड, सही है। अच्छा, तो इसके लिए फिर ना जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, उसमें BSL-3 के जो प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े थे ना, वो भी हमने फॉलो करने हैं। साथ में ना कहते हैं कि कंट्रोल एक्सेस, स्ट्रिक्टली कंट्रोल एक्सेस टू द लेबॉर्ट्री ना, यानी हर बंदे का एक्सेस उधर नहीं होना चाहिए। साथ में चेंजिंग क्लॉथिंग, यानी फॉर एग्जाम्पल जब आप लैब में एंटर होते हैं तो भी लैब का सूट आपने पहना होता है, और अपॉन एग्जिटिंग मींस कि जब आप बाहर आते हैं तो भी आपने जो है वो क्लॉथ्स जो आपने यूज़ किए होते हैं लैब में, वो आपने उधर चेंज करने होते हैं। और साथ में इधर एक एडिशनल चीज़ ये है कि टेक शावर ना, कि फॉर एग्जाम्पल आप जब बाहर निकलते हैं तो उससे पहले आप शावर लेते हैं, ठीक है। वो इस वजह से कि चूंकि आपने उधर जो है वो डेंजरस इन्फेक्शियस मटेरियल को, पैथोजेंस को हैंडल किया हुआ है, तो मे बी कि इस तरह कोई कंटेमिनेशन ना हुई हो ना। तो इस वजह से जो है शावर, प्रॉपर शावर लेते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है इसमें। और इसके अलावा जो भी मटेरियल है, लैब फैसिलिटी आपने यूज़ की हुई है, अगर वो डिकंटेमिनेटेड हो सकता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जितने भी मटेरियल है उसको हम डिकंटेमिनेट करते हैं। और इसमें जो प्राइमरी बैरियर्स हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है कि बायो सेफ्टी कैबिनेट होता है। और इसमें जो हमारे पास बायो सेफ्टी कैबिनेट है, वो लेवल 3 का यूज़ होता है, ठीक है। लेवल 3 का बायो सेफ्टी कैबिनेट यूज़ होता है। अच्छा, आप लोगों को आइडिया है कि बायो सेफ्टी कैबिनेट कितने टाइप के होते हैं, मीन्स कि कितने लेवल उसमें होते हैं बायो सेफ्टी कैबिनेट में? यानी टाइप्स, इस हवाले से सर कोई आइडिया है? 4 होते हैं शायद, 4। अच्छा, बायोसेफ्टी कैबिनेट जो है ना, ये फिर हमारे पास 3 होते हैं। टाइप 1 सेफ्टी कैबिनेट, टाइप 2 सेफ्टी कैबिनेट, और टाइप 3 सेफ्टी कैबिनेट। ये जो है हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये जो लेवल 4 में जो बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब्स हैं, इसमें जो सेफ्टी कैबिनेट यूज़ होता है वो टाइप 3 का सेफ्टी कैबिनेट यूज़ होता है। वो असल में उसमें जो बायोसेफ्टी कैबिनेट होता है ना, वो इनक्लोज्ड होता है। जिस तरह अभी तक हमने जो लेवल्स पढ़े हैं ना, उसमें जो बायोसेफ्टी कैबिनेट यूज होते हैं ना, उनका फ्रंट जो है वो ओपन होता है। बाकी उसमें जो आगे फॉर एग्जाम्पल जो शीशा लगा होता है ना, वो आपकी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए ना वो लगा होता है। लेकिन बाकी आपने जो लैब सामान वगैरह है ना, जो कल्चर्स वगैरह हैं, आप क्या करते हैं कि उसको उठा के इसके अंदर रख सकते हैं ना। लेकिन जो लेवल 3 बायोसेफ्टी कैबिनेट्स हैं, आप लोग इसमें जो है डायरेक्ट नहीं रख सकते ना, उसका फ्रंट जो है वो
क्लोज होता है, उधर सिर्फ जो है वो ग्लव्स लगे होते हैं ना, आपने वो ग्लव्स में हाथ दे के जो है अंदर काम करना होता है। तो उनका जो फ्रंट होता है जो लेवल 3 बायोसेफ्टी कैबिनेट्स है, उनका फ्रंट जो है वो क्लोज्ड होता है, ठीक है। आप लोगों ने शायद उसका इमेज देखा होगा, शायद मैं आप लोगों को फिर उसका इमेज दिखा भी दूं, लेकिन उसका फ्रंट जो है वो क्लोज्ड होता है। आप लोगों ने कोई ऑब्जर्व किया है? सर ये पढ़ चुके हैं हम पहले, पिछले कोर्स में भी, इससे पहले भी एक दफा पढ़ ली हुई है ये चीजें हम। अच्छा, तो उसका जो फ्रंट है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है, और उसके जो है फ्रंट में आगे सिर्फ ग्लव्स लगे होते हैं, जिस ग्लव्स में आप जो है अपने हाथ वगैरह एंटर कर देते हैं और अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है फुली जो बॉडी है ये फुल कवर होती है, और जो ड्रेस होता है ना, जो सूट होता है उसमें आप जो पहनते हैं उसमें ना, उसको कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर पर्सनल सूट ना, वो कंप्लीटली जो है वो कवर्ड सूट होता है, और उसमें जो है ये पॉजिटिव प्रेशर मींस के एयर जो है ना उसको पहले क्या करते हैं कि वो एयर के साथ जो है कनेक्ट करते हैं, वो सूट ना लिंक करते हैं। तो उस सूट में हमेशा पॉजिटिव प्रेशर होता है कि जो है वो एयर जो है वो हमेशा बाहर की तरफ मूव करती है और बाहर से कोई चीज़ एंटर नहीं हो सकता। तो प्रॉपर पॉजिटिव प्रेशर सूट जो है वो आप लोग उसको पहनते हैं, ठीक है। और पहनने से पहले उसको पहले क्या करते हैं, एयर से फिल करते हैं ना, शायद आप लोगों ने उसको ऑब्जर्व कर दिया होगा। लेकिन उसको क्या कहते हैं, पहले एयर से फिल कर देते हैं, उसके बाद उसको जो है वो हम क्या कर देते हैं, पहन लेते हैं ना। तो उसको कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर पर्सनल सूट कहते हैं। तो ये प्राइमरी इसमें बैरियर्स आते हैं। फिर सेकेंडरी बैरियर्स हैं। सेकेंडरी बैरियर्स में के ऑल फिजिकल बैरियर्स एट BSL-3 में जो हम यूज़ करते हैं वो इधर भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आइसोलेटेड जोन आर सेपरेट बिल्डिंग, इनकी जो बिल्डिंग होती है वो भी सेपरेट होती है। और इसके अलावा डेडिकेटेड सप्लाई एंड एग्जॉस्ट वैक्यूम डिकंटेमिनेशन सिस्टम ना, वैक्यूम होता है, डिकंटेमिनेशन सिस्टम्स उसमें प्रॉपरली ये चीज़ें होती हैं ना। और इसके अलावा कहते हैं कि जो विंडोज़ हैं वैसे रिकमेंडेड ये हैं कि विंडोज़ ना हो उसमें, अगर हो भी तो वो प्रॉपरली क्या हो, सील्ड हो और ब्रेकेज रेजिस्टेंट होना, ताकि कोई लैब के अंदर कोई कंटेमिनेशन एंटर ना हो। इसकी समझ आ गई? जी सर। अच्छा, फिर वैसे जनरल ओवरव्यू है कि BSL-1 जो है ये मोस्टली जो BSL-1 हमारे पास मौजूद होता है, इवन ये हाई स्कूल लेवल पे कम्युनिटी कॉलेजेस, म्यूनसिपल ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ ना, इधर हमारे पास BSL-1 होता है। BSL-2 कहाँ पे होता है, जो लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जिस तरह हॉस्पिटल हैं या हेल्थ केयर सिस्टम्स वगैरह ना, इंडस्ट्रियल लेबॉर्ट्रीज़ हैं, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक कंपनीज वगैरह ना, इधर जो है ये इनके पास जो BSL लेवल है ये BSL लेवल 2 होता है ना। फिर BSL-3 जो है ये किधर होता है, जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स जो हैं, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कंपनीज, इंडस्ट्रीज़, या इवन NIH या CDC के जो लैब्स होती हैं, इसमें खुसूसन जो NIH का जो है, आप लोगों ने TB कंट्रोल प्रोग्राम का सुना होगा ना, जो नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम है, उनके पास भी BSL-3 लैब्स होती हैं ना, क्योंकि वो माइकोबैक्टीरियम को हैंडल करते हैं, तो वो क्या होता है, बायोरिसोर्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, तो इस वजह से वो BSL-3 को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो BSL-4 हैं ये बहुत ही रेयर होते हैं। इवन अगर US लेवल पे भी देखें ना, तो कहते हैं कि ये 15 फैसिलिटीज़ उधर अवेलेबल हैं, जिसमें 9 जो है वो CDC या NIH के पास हैं। 4 जो है यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें ये 4 फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिस तरह जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी है, टेक्सास है, इनके पास 4 BSL-4 लैब्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एक स्टेट की है, एक प्राइवेट है, ठीक है। तो ये टोटल 15 फैसिलिटीज़ US में अवेलेबल हैं, यानी बहुत ही कम है ये BSL-4 ना। इवन पाकिस्तान में आप लोग देखते हैं कि इधर तो BSL-4 है ही नहीं ना। तो ये जो है बहुत ही, ये फैसिलिटीज़ BSL-4 की बहुत ही रेयर
होती हैं, क्योंकि इस पे जो है ये है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है इसको डिज़ाइन करने पे ना। अच्छा, तो समरी में यही है कि हमने क्या पढ़ा कि हमने जो है कि किस तरह हम हैज़र्ड्स को लैब्स या इन्फेक्शियस एजेंट को प्रोसेस करते हैं लेबॉर्ट्रीज में ना, और इसके अलावा बायोसेफ्टी गाइडलाइंस को किस तरह लैब वर्कर्स फॉलो करते हैं, और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स लैब, मेडिकल लैब्स जो है कि किस तरह जो है हमने अपने आप को सेफ गार्ड रखना है, और इवन हमने इंजीनियरिंग कंट्रोल्स को भी पढ़ा कि इन बायोसेफ्टी लैब्स में जो इंजीनियरिंग कंट्रोल है उनकी मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को पढ़ा, वर्क प्रैक्टिसेस को हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। और इसके अलावा वो इश्यूज भी डिस्कस किए बायोसेफ्टी लेवल के हवाले से ना, 1, 2, 3 एंड 4 लैब्स के हवाले से। तो इस तरह जो है ये प्रॉपर इससे आप लोगों को ये होता है कि आप लोग ये लेवल्स को जानने के बाद जो है इसके जो है वो एबल हो जाते हैं कि किस तरह जो है आपने किस सेफ्टी लेवल लैब में जो है 1 है, 2 है, 3 या 4 है, आप लोगों ने किस तरह उसमें काम करना है, और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस को आप लोगों ने उधर हैंडल करना होता है, ठीक है। अच्छा, तो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में जो है हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बायोलॉजिकल हैजर्ड्स का, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, एक्सपोजर टू बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, बायोलॉजिकल हैजर्ड किस तरह स्प्रेड होती हैं, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, कंट्रोलिंग एक्सपोजर टू बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, और सम ऑक्यूपेशन और डिजीज जो हैं, और फर्दर कंक्लूजन हम इसको कंक्लूड करेंगे ना। अच्छा, ओके, फर्स्ट कि बायोलॉजिकल हैजर्ड, अब बायोलॉजिकल हैजर्ड क्या है, तो बायो हैजर्ड जो इसको बायोलॉजिकल हैजर्ड को हम बायो हैजर्ड भी कहते हैं, और बायो हैजर्ड मीन्स के रेफर टू बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस ना, जितनी भी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं कि वो हमारे लिए क्या हो सकती हैं, थ्रेट हो सकता है, इन्फेक्शियस हो सकती हैं, दैट पोजेस अ थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स के फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो अगर हम उनको एक्सपोज होते हैं ना, तो वो बायोलॉजिकल मटेरियल जो है या सब्सटेंस जो है या ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए एक रिस्क हो सकता है, एक डेंजर हो सकता है, खतरा हो सकता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायो हैजर्ड कहते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि बायोहैजर्ड जो है ये हम किसी जगह भी एक्सपोज हो सकते हैं इसको, जिस तरह इन्वायरमेंट में भी हम इसको हो सकते हैं, घर पे भी हो सकते हैं, स्कूल या किसी वर्क प्लेस पे हम इसको एक्सपोज हो सकते हैं ना। और ये जो आप लोगों को इसका साइन नज़र आ रहा है बायोहैजर्ड साइन ना, कहते हैं 1966 में ये चार्ल्स बाल्डविन जो थे उसने इसको डिज़ाइन किया था, जो एक इन्वायरमेंटल हेल्थ इंजीनियर थे, तो इसने इनका ये सैम्बल या साइन ये डिज़ाइन किया था 1966 में। ओके है ये। अच्छा, अब जो कैटेगरीज हैं हमारे पास ना, कि फॉर एग्जाम्पल जो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं वो किस टाइप का हमारे पास हो सकता है, तो ये इनके टाइप्स हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो जो है बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और बैक्टीरिया जो है जिस तरह आप लोगों को पता है कि ये क्या है, यूनिसेलुलर मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इनकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, जिस तरह इकोलाई है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, या क्लॉस्ट्रिडियम टिटिनाई है, तो ये जो है हमारे पास क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। तो और ये हमारे लिए जो है बायोहैजर्ड्स भी हो सकते हैं अगर कोई सैंपल इस तरह है जिसको हम या इनको डायरेक्टली हैंडल करते हैं, जिस तरह कोई कल्चर प्लेट्स पे हैं, या फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्शियस मटेरियल है इनका ना, इनके जो डिजीज़ ये काज करते हैं उनका कोई इन्फेक्शियस मटेरियल हम हैंडल करते हैं, तो ये एक बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं। इसके अलावा जो है वायरसेस हैं, ये भी पैथोजेनिक होते हैं, मोस्टली न्यूक्लिक एसिड कंटेंट इसमें आरएनए या डीएनए होता है, और ये क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पे। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जिस तरह कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, मीजल्स वायरस है, सार्स सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरसेस हैं, हंटा वायरस है, या इवन
रेबीज वायरसेस है ना, तो ये जो है डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं जो हमारे लिए बायोहेजर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है फंगाई भी हैं, ये जो है क्या है कि ये भी हेट्रोट्रॉफिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो है ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये देखिए एग्जांपल मोल्ड है, रस्ट है, मिल्ड्यू है, स्मर्ट या यीस्ट जो है ये, इवन मशरूम। अब मशरूम भी आप लोगों को पता है कि ये हमारे लिए हैजर्ड्स हो सकती है ना, तो मशरूम तो आप लोग जानते हैं ना। और ये आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मशरूम किस तरह हमारे लिए हैजर्ड्स हो सकते हैं। सर वो जहरीले मशरूम होते हैं कुछ, टोड्स वगैरह। सर ज्यादातर गारे वगैरह में और कीचड़ में ये बनते होते हैं। अच्छा, ये इसमें हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं ना, कि बेनिफिशियल भी होते हैं और पॉइजनस भी होते हैं, या लिटिल मशरूम भी उसको कहते हैं ना। तो वो फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको खाते हैं ना, तो इवन वो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं या लिटिल हो सकते हैं, जिससे डेथ भी का इवन होती है ना, तो ये भी एक बायोहेजर्ड है हमारे लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सपोजर होता है बायोलॉजिकल हैजर्ड्स को ना, या वो बॉडी में एंटर होते हैं, तो बॉडी में जो है ये बायोलॉजिकल हैजर्ड जो है कहते हैं कि डिफरेंट वेज से ये जो है वो एंटर हो सकते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू भी एंटर होते हैं, या इवन जो फॉर एग्जाम्पल स्किन है, अगर वो कहीं कट लगा हुआ है, वोंड है, कहीं पे प्रिकिंग वगैरह होती है ना, तो उसके थ्रू भी एंटर हो सकते हैं, या थ्रू इंजेक्शन भी होती है कि कंटेमिनेटेड जो है हम इसको इंजेस्ट कर लेते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके से जो है ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि डिटर्मिनिंग अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव मेजर्स, हम इसके लिए ये जान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किस तरह हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेजर्स हैं इसको क्लियरली समझना होता है ना, कि किस तरह जब हम अपने ये हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो किस तरह हम इसको, एक तो ये है कि हमें इनके रूट्स का पता होना चाहिए। अगर कोई बायोलॉजिकल एजेंट हम हैंडल कर रहे हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल ये जो इसमें जो पैथोजन में हैंडल कर रहा हूँ या इन्फेक्शियस मटेरियल में हैंडल कर रहा हूँ, इनका जो है रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है ना। तो इवन इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इनहेलेशन या ब्रीथिंग के थ्रू भी ये एंटर हो सकते हैं, थ्रू बायो एरोसोल्स, या एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्ट हैंड कंटेक्ट से भी, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हैंड या स्किन में कोई ब्रेक्स वगैरह हैं या पटा हुआ है ना, स्किन पटा हुआ है, तो इनके थ्रू ये एंटर हो सकते हैं बॉडी में ना। तो आपने प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहननी होती है उसको हैंडल के लिए, उससे पहले जो है उसको डिसइंफेक्ट करना होता है ना। या म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है, जिस तरह आप कंटेमिनेटेड हैंड्स जो है वो माउथ में, नोज में या इवन आईज में जो है वो उनको टच नहीं करते ना, तो म्यूकस मेम्ब्रेन से या नोज माउथ इससे भी डायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं ना। इसके अलावा इंजेक्शन थ्रू स्वॉल्विंग, या इवन जो शार्प नीडल्स वगैरह होती हैं इंजेक्शंस के थ्रू, जब पंक्चर होता है ना बॉडी, तो उसके थ्रू भी जो है ये एंटर हो सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों का प्रॉपरली आइडिया होना चाहिए ना। अच्छा, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं, हम देखते हैं कि ये एक बायोहेजर्ड है ना, तो अब हमें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। जिस तरह बैक्टीरिया हैं, इसमें जो है फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया पिनकाइट डिजीज़ काज करते हैं, और ये स्प्रेड होते हैं थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में कंटेक्ट के थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं ना। तो इस वजह से जो है फॉर एग्जाम्पल
अब जब कंटेक्ट से ये स्प्रेड हो सकते हैं ये बैक्टीरिया जो पेन का इन्फेक्शन काज करते हैं ना, तो इसके लिए जो है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेकअप जो है वो सामान है या हैंड वॉशिंग वाला सामान है, तो उसको जो है फॉर एग्जाम्पल जो मेकअप सामान है इसको हमने शेयर नहीं करना है और प्रॉपरली अपने हाथों को वॉश करना होता है, ताकि फॉर एग्जाम्पल अगर हाथों पे है तो वो ट्रांसफ़र ना होना, उससे जो है हम आइस को वो टच नहीं करते। तो इस तरह जो है हमने ये ख्याल रखना होता है। जिस तरह इसके अलावा वायरसेस हैं, जिस तरह हेपेटाइटिस ए है ना, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है। अब किस तरह ट्रांसफ़र होता है? इंजेक्शन के थ्रू, कि फॉर एग्जाम्पल हम कंटेमिनेटेड वाटर या फूड वगैरह को लेते हैं ना, तो उससे ये ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो इसका हमने ख्याल रखना है कि कहीं जो है हम कंटेमिनेटेड हाथों से तो कोई खाना नहीं खा रहे जिस पे जो है इस तरह की हेपेटाइटिस ए वायरस मौजूद है, तो ये जो है तो इंजेक्शन के थ्रू इजीली हमारी बॉडी को एक्सेस कर सकते हैं ना। अब है अगर फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये भी ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होते हैं। अब इसके लिए ये है कि इम्यूनाइजेशन होती है हेपेटाइटिस बी के लिए, तो हमें प्रॉपर कंट्रोल में क्या करना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन करनी चाहिए। इसके अलावा हमने जो प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करने हैं उसमें हमने क्या करना है कि अवॉइड कंटेक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल, या जो टेटूइंग है, जो हम बॉडीज़ पे जो है मुख्तलिफ वो टेटूज़ वगैरह बनाते हैं ना, या पिर्सिंग जो है बॉडी को शार्प से जो है वो हम वो जो टूटू वगैरह बनाते हैं, या नीडल्स वगैरह हैं जो शार्प्स नीडल्स वगैरह हैं, तो ये जो है अगर वो कंटेमिनेटेड है ना तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए और स्टीराइल होने चाहिए। और शार्प जो है इसको हम प्रॉपरली जो ऑलरेडी यूज्ड हैं उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं ना कंटेनर्स में प्रॉपरली। सिमिलरली हेपेटाइटिस सी है, ये भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकता है, और मोस्टली ये जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड हैं, जो है इसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं। और किस तरह के यही इन्फेक्टेड नीडल्स वगैरह होती हैं या टिटूइंग वगैरह होती है बॉडी की ना, तो ये से ये ट्रांसफ़र होते हैं। ये इवन इसके अलावा जो ट्रांसफ्यूजन वगैरह होती है ना ब्लड की, तो इससे ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो इसका भी हमने ख्याल रखना होता है। इसके अलावा मीजल्स वायरसेस है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन थ्रू बायोरोसोल्स जो हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं ना, जिस तरह कफिंग, स्नीजिंग, ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं ना। तो इसके लिए वैक्सीन चूँकि अवेलेबल होता है तो प्रॉपरली हमने वैक्सीनेट होना है इसके लिए, या इसके अलावा जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ हमने अवॉइड करना है डायरेक्ट कंटेक्ट होना। तो इस तरह जो है ये रूट्स हैं डिफरेंट जो जिसके थ्रू जो है हमारे लिए वो जो पैथोजेंस हैं या वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं, तो उससे हमने किस तरह बचना है, उनके स्प्रेड को किस तरह प्रिवेंट करना है। ठीक है, इसकी समझ आ गई? यस सर। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी अभी बायोसेफ्टी में ये लेवल्स भी डिस्कस किए ना, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि BSL 1, 2, 3 और 4 ना, तो इसमें BSL 1 से जब हम स्टार्ट लेते हैं तो इधर हम क्या करते हैं, लो रिस्क मैक्रोब को हैंडल करते हैं, और जितना ऊपर जाते हैं वो उतना ही जो है हम हाई रिस्क पे होते हैं ना। तो लो रिस्क से हाई रिस्क पे हम जाते हैं। ये बायोसेफ्टी लेवल्स हैं जो ऑलरेडी हमने पीछे डिस्कस कर दिए हैं। इसमें यही मेंशन है कि BSL 1 में हमने कौन से पैथोजन को हैंडल करना है और इसका रिस्क क्या होता है, BSL 2 में क्या रिस्क होता है, BSL 3 में कौन से पैथोजेंस को हम हैंडल करते हैं उनका रिस्क ग्रुप क्या होता है, और BSL 4 में कौन से पैथोजन को हैंडल कर सकते हैं हम ना। तो ये इनके जो है वो सेफ्टी लेवल्स हैं। इसके अलावा जो है फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपेशंस या ऑक्यूपेशंस जो हैं उनके साथ जो रिलेटेड डिजीज़ वगैरह होती है ना, तो अब इसमें हम देख लें कि फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर है ना ऑक्यूपेशन का, तो इसमें मोस्टली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो एक्सपोज होते हैं, जो पेशेंट ब्लड्स हैं उनके पास ब्लड वगैरह आता है। अब वो ब्लड जो है पेशेंट का इन्फेक्शियस हो सकता है, या इवन बॉडी फ्लूइड्स जो हैं
वो इन्फेक्शियस हो सकते हैं। अब ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं ये एक्सपोज हो सकते हैं डिजीज़ को ना, जिसमें इनको हेपेटाइटिस, जो कॉमन कोल्ड है या फ्लू है, तो इससे ये इनको हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो हेपेटाइटिस है ना, तो अब जिस तरह हमने हेपेटाइटिस का पढ़ा ना, ABC, उसका जो है डिफरेंट ट्रांसमिशन रूट होता है, तो ये इनको एक्सपोज हो सकते हैं थ्रू कांटेक्ट ना। और इसके अलावा अगर हम दूसरा देखें कि फॉर एग्जाम्पल जो फूड्स हम यूज़ करते हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर फूड्स हैं हम उसको बाहर से खाते हैं, होटल से या घर में खाते हैं, तो अब देखें कि अगर फूड जो है अंडर कुक्ड फूड है ना, वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं हुआ है, जिस तरह मीट है अगर वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है तो उससे हमें जो है वो साल्मोनेलोसिस हो सकता है ना, साल्मोनेला पैथोजन हमें इन्फेक्ट कर सकता है, ये इवन इकोलाई हमें इन्फेक्ट कर सकता है ना। इसके अलावा जो है अगर हम कोई शार्प नीडल्स वगैरह या जो ग्लास शार्प्स हैं, जो ग्लास उनके पीसेस हैं जो ग्लास टूट जाते हैं ना, तो उनके जो शार्प्स हैं, अब अगर वो कहीं पे जो है हम कंटेमिनेटेड है तो उससे हमें हेपेटाइटिस B, C, HIV ये हो सकते हैं उनसे ना, अगर वो कंटेमिनेटेड हैं। तो ये जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज जिस काम से हम रिलेटेड होते हैं ना, तो उसमें हमने ये देखना होता है कि कहीं बायोहेजर्ड्स तो इन पे जो है वो बायोहेजर्ड से कंटेमिनेटेड तो नहीं है कि हमें ये ट्रांसफ़र हो जाए, तो इन चीज़ों का ख्याल हमने रखना है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल अब बायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट है। फॉर एग्जांपल कोई बायोलॉजिकल हेजर्ड्स है ना, तो उसके लिए हमने फिर इवोल्यूएशन करनी है कि अब फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल रिस्क है तो इसको हमने किस तरह इवोल्यूएट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम बायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट करते हैं। अब रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर देते हैं, रिस्क को इवोल्यूएट करते हैं। जो लैब वर्कर्स हैं, अगर कोई रिस्क है तो उसको हम इवोल्यूएट करते हैं कि लैब वर्कर्स उसको किस तरह एक्सपोज हो सकते हैं, तो उनको हम किस तरह उसकी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो उनका हेल्थ है, जहाँ पे ये बायोहेजर्ड मौजूद है ना, तो उन वर्कर्स की सेफ्टी को हम क्या कर देते हैं, इंश्योर कराते हैं। और जो रिस्क है या बायोहेजर्ड है उनको हम प्रॉपरली एवोल्यूएट करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं प्रॉपरली ना। तो इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल जो रिस्क असेसमेंट है ये क्या है, एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है ना। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट द वर्क अंडरटेकन टू कंसीडर व्हाट कुड काज इंजरी और हार्म, यानी जिस वर्क प्लेस पे हम काम कर रहे हैं उसको हमने जिस चीज़ को हमने हैंडल करना है उसको प्रॉपरली इवोल्यूएट करना होता है हमने, कि ये जो है जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं, ये हमें कोई इंजरी या हार्म तो नहीं करता। जिस तरह शार्प्स वगैरह होती है उसको हमने प्रॉपर केयर के थ्रू हैंडल करना होता है, ठीक है। या उसको अगर जो है जहाँ पे पड़ी हुए हैं ना, अब यूज़ करने के बाद किस तरह हमने उसको डिस्पोज करना होता है ना, तो इन चीज़ों को जो है हमने प्रॉपरली इवोल्यूएट करना होता है, ठीक है। अब उसमें हेजर्ड को हम ये भी देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो बायोलॉजिकल हेजर्ड है उसको हम किस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं, प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उधर से उसको क्लियर कर सकते हैं ना। अब अगर उधर से हम उसको क्लियर नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए जो है फिर जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो हम किस तरह उससे अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जानना होता है, ठीक है। इसके अलावा तो ये जो है फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस के हवाले से उन्होंने कोई स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, तो किस तरह जो है हम उधर जो है कोई लैब्स वगैरह हैं, स्मॉल स्केल पे लैब्स हैं, या फॉर एग्जाम्पल लार्ज स्केल्स पे जो हैं, अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हमारा अपना कोई बिजनेस वगैरह है ना, तो उधर हमने ये चीज़ों को समझना होता है, इनकॉर्पोरेट करना होता है कि रिस्क असेसमेंट जो है या रिस्क मैनेजमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, एक लैब में या कोई जो है जहाँ पे हम काम करते हैं।
अब इसमें जो है हमारे पास फिर फाइव मेन स्टेप्स हम फॉलो करते हैं ना। अब फर्स्ट स्टेप में देखें कि हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई हैजर्ड्स। ठीक है, हैजर्ड्स को हम क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जो हमें जिससे हमें रिस्क यानी जिससे हम रिस्क पे हो सकते हैं ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, लुकिंग फॉर दोस थिंग्स इट वर्क दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी उन चीज़ों का हम देखते हैं, ठीक है, जिससे हमें खतरा होता है, पोटेंशियल जो है हमें हार्म कर सकते हैं ना, उसको हम प्रॉपरली क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाइंग वर्कर्स हु मे बी एक्सपोज टू हैजर्ड्स। ठीक है, जो वर्कर्स उधर काम करते हैं, तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह जो है हम जो वर्कर्स हैं, लैब वर्कर्स हैं, उसको किस तरह एक्सपोज हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, आइडेंटिफाई हैजर्ड्स। हमने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अच्छा, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं या प्रायोरिटाइज रिस्क ना। तो अब देखें कि हमने क्या करना है, उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करना है कि हम किस तरह इसको हैंडल कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो प्रायोरिटाइजिंग रिस्क है, इसमें का मतलब क्या है कि हम जब रिस्क को आइडेंटिफाई कर देते हैं, उनकी सेवेरिटी को जान लेते हैं, ठीक है, और वो किस तरह हमें हार्म कर सकते हैं, किस वेज के थ्रू ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल हार्म्स, किस वेज के थ्रू हमें हार्म कर सकते हैं, तो फिर उस बेस पे हम क्या कर देते हैं, उनको प्रायोरिटाइज कर देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि हमने कौन से रिस्क को जो है वो पहले जो है वो प्रायोरिटी के बेस पे हैंडल करना होता है। तो इस तरह ये 2 स्टेप्स हो गए कि पहले हमने हैजर्ड्स को देखना होता है, और सेकंड जो है हमने उसको इवैल्यूएट करना है, उसको वेज को देखना है कि इसको हमने किस तरह जो है वो हैंडल करना है, और फर्दर कि प्रायोरिटी के बेस पे हमने उसको देखना होता है कि फर्स्ट जो है हमने कौन से रिस्क को हैंडल करना होता है। ठीक है, इसकी समझ आ रही है? जी स्टूडेंट्स। जी सर, आ रही है। अच्छा, इसके अलावा ना थर्ड स्टेप पे आप लोग देखें क्या है, डिटरमिन नेसेसरी कंट्रोल। हमने अब नेसेसरी कंट्रोल, अब नेसेसरी कंट्रोल में हम देख लें कि फॉर एग्जांपल डिसाइडिंग ऑन प्रिवेंटिव एक्शंस ना। अब हमने उसको इवैल्यूएट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, अब डिसाइडिंग ऑन प्रिवेंटिव एक्शन, उसके अगेंस्ट जो है हम अपने प्रिवेंटिव एक्शंस लेना है। ठीक है, यानी आइडेंटिफाई करने अप्रोप्रिएट मेजर्स टू एलिमिनेट और कंट्रोल द रिस्क, या तो उसको हमने उधर से कंप्लीटली रिमूव करना है, क्लियर करना है, या उनके लिए कोई कंट्रोलिंग मेजर्स अपनाने होते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप पे हम करते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, अब ये जो थर्ड और फोर्थ वन पॉइंट है ना, डिटरमिन नेसेसरी कंट्रोल और इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स ना, इन दोनों को जो है मोस्टली जो इंजीनियरिंग कंट्रोल है, इसको हम इंजीनियरिंग कंट्रोल भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज इसमें इंक्लूडेड होती हैं, और इसके साथ साथ पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसमें नीडेड होती है ना। इंजीनियरिंग कंट्रोल के वो जो लैब डिज़ाइन है ना, प्रॉपरली हर चीज़ को जो है आपकी सेफ्टी के लिए, फॉर एग्जांपल जो कैबिनेट्स उधर पड़ी हुई हैं, जो रूम्स हैं जो उधर जो है वो किस तरह जो है आपके लिए जो फैसिलिटीज़ के लिए, जो आपके लिए जो सेफ्टी के लिए जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ना, वो सारा इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज आती हैं, जिसमें आपकी सुपीज, लैब मैनुअल्स, या इवन वैक्सीनेशंस तक के एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरह आपके एक लैब वर्कर की सेफ्टी के लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, और इसके अलावा इंडिविजुअल किस तरह पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज़ करता है ना। तो ये सारी जो है इसमें दोनों में आ जाते हैं ना, डिटरमिन नेसेसरी कंट्रोल और इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स जो हैं कंट्रोल मेजर्स, तो इसमें ये आ जाते हैं 3। और फोर्थ में जो है इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स, तो इसमें हम प्रॉपर एक्शन लेते हैं ना, और पुटिंग इन प्लेस द प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स थ्रू प्रायोरिटाइजेशन प्लान ना। तो इसको हम प्रॉपरली
प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव मेजर्स हम इसमें लेते हैं। और लास्ट स्टेप जो है क्या है, इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ना, यानी प्रॉपर हमने मॉनिटरिंग करनी होती है, हमने रिव्यू करना होता है कि जो हैजर्ड हमने आइडेंटिफाई किया, इवेल्युएट किया और इसके अगेंस्ट जो है हमने नेसेसरी कंट्रोल एक्शंस लिए, उसके लिए हमने इम्प्लीमेंटेशन प्लान डिज़ाइन किया उसको क्लियर करने के लिए या उससे अपने आप को बचाने के लिए ना, तो वो कितना इफेक्टिव होता। तो इधर जो है फिफ्थ स्टेप पे हम क्या कर देते हैं, इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल जो है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की चांसेस हुई या फर्दर जो है रिपीटिशन उसमें नेसेसरी हुई, तो हम क्या कर देते हैं, दोबारा से इसको ये साइकिल जो है दोबारा से रिपीट हो जाता है। लेकिन कहाँ से कि हम प्रॉपरली तो क्या कर लें, अगर उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह हैं तो प्रॉपरली दोबारा उसकी इवैल्यूएशन पे जाएं, उसको प्रॉपरली दोबारा से उस बायोहैजर्ड को इवैल्यूएट कर लें, ताकि कोई जहाँ पे जो है कोई कमी बेशी हो या जहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई मिस्टेक वगैरह हुआ हो ना, तो उसको प्रॉपरली हम दोबारा से इवैल्यूएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक बायोहैजर्ड प्लान है और डिफरेंट 5 स्टेप्स हैं। इसकी समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब हम जो हैं अगर कोई बायोलॉजिकल हैजर्ड्स को हम एक्सपोज होते हैं ना, तो उसको हम किस तरह कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोलिंग मेजर्स हम देखते हैं, तो कहते हैं कि 3 अप्रोचेस जो हैं हम बायोलॉजिकल हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो है उसमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट कंसीडरेशन है हमारे पास वो इंजीनियरिंग कंट्रोल है, क्योंकि इंजीनियरिंग कंट्रोल इस वजह से ज़रूरी है कि अब जो लैब डिज़ाइन हुआ है ना, अगर वो लैब प्रॉपरली डिज़ाइन हुआ है तो आप जो है एक बायोलॉजिकल हैजर्ड हैं आप उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, या आपकी जो एक्सपोजर है वो मिनिमम हो सकती है ना। तो ये टोटली डिपेंड करता है इंजीनियरिंग कंट्रोल पे। उधर ये वेंटिलेशन सिस्टम किस तरह, उस लैब का डिज़ाइन किस तरह है, उधर वो सेफ्टी कैबिनेट्स अवेलेबल है नहीं, उधर जो है वो एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, उधर जो है फॉर एग्जाम्पल आप हैंड वॉशिंग करते हैं, पीपीई यूज़ करते हैं, सारे अवेलेबल हैं या नहीं ना। तो ये जो है ये जो है प्रॉपरली उधर एयर सर्कुलेशन जो होती है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने पढ़ा ना कि जो BSL-3 लैब्स हैं जहाँ पे इन्फेक्शियस मटेरियल हैंडल होता है, उधर लैब्स में जो है वो क्या होता है कि वो प्रॉपरली ना BSL-3 BSL-4 में नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होता है, और इसके अलावा बाहर जो एयर जाता है ना वो भी प्रॉपर फिल्टर होके जाता है। तो ये सारा इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है कि किस तरह वो डिज़ाइन कर देते हैं उस लैब को ना। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल में अगर उन्होंने प्रॉपरली लैब को डिज़ाइन नहीं किया है ना, तो अब एक्सपोजर क्या होगा, ज़्यादा होगा। वर्कर जो उधर काम कर रहे हैं वो ज़्यादा एक्सपोज होंगे, क्योंकि उस लैब की कंस्ट्रक्शन ही इस तरह हुई है कि उधर वो आपको प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ना उधर। तो ये मेन फैक्टर है इंजीनियरिंग कंट्रोल का, कि वो लैब जो है प्रॉपरली फॉर एग्जाम्पल किस लेवल का लैब है, BSL-1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उनकी जो है कंस्ट्रक्शन भी हुई हो। ठीक है, उनमें वो इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं प्रॉपरली ना। और सेकंड अप्रोच जो है वो क्या है कि उस हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो हैं, ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल होता है कि वो प्रॉपरली जो हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल उस पैथोजन को हैंडल करने के लिए ना कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो वो अपने वर्कर्स को प्रॉपरली वैक्सीनेट कर लें पहले ना, उसके बाद उसको लैब में इंटर होने दें, या उनको प्रॉपरली SOPs मैनुअल्स वगैरह ये उनको अवेलेबल कर लें ताकि वो उनको पढ़ लें और अपने आप को से अवेयर कर लेना। तो ये प्रॉपर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच आ जाता है सेकंड पे ना। और थर्ड पे हमारे पास PPE आ जाता है कि हम प्रॉपरली जो
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है उसको यूज़ कर लेना। तो इस तरह जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं हैज़र्ड्स को। अगर हम किसी हैज़र्ड को एक्सपोज होते हैं तो उसको हम इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच और पीपी, इसकी समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, अब जब हम किसी हैज़र्ड को कंट्रोल करते हैं या एलिमिनेट करते हैं ना, तो उसमें ये मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पहले तो हम उसको एलिमिनेट कर लें, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट इफेक्टिव होता है कि हम उसको प्रॉपरली एलिमिनेट कर लेना, या उसको सब्स्टिट्यूशन के उसको हम क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम लो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से रिप्लेस कर लेना। जिस तरह हम मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं उसमें हम फिर क्या करते हैं कि अगर कोई पैथोजेनिक वन है तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं विद लेस पैथोजेनिक वन और नॉन पैथोजेनिक वन ना। इसको हम आगे भी पढ़ते हैं अभी। थर्ड पे इंजीनियरिंग कंट्रोल आ जाता है, फोर्थ पे वर्क प्रैक्टिसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ट्रेनिंग प्रोसीजर्स, और फिफ्थ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आ जाता है। अच्छा, अब एलिमिनेशन और जो सब्स्टिट्यूशन है ना, इसमें अगर हम एलिमिनेशन को देखें तो इसमें एलिमिनेशन में हम क्या कर देते हैं कि हम डिसीजन लेते हैं टू रिमूव द रिस्क, हम रिस्क को प्रॉपरली रिमूव कर देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो है रेबिड डॉग्स हैं जो फॉर एग्जाम्पल रेबीज वगैरह कास करते हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये एलिमिनेट करना होता है। या फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बर्ड्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं तो उसको हम प्रॉपरली इरेडिकेट करने के लिए उनकी कलिंग यानी उनको जो है क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ज़बह कर देते हैं, उनको मार देते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल अगर मिड काउ डिजीज़ है तो उसको भी हम क्या कर देते हैं, उनकी कलिंग कर देते हैं, उनको ज़बह कर देते हैं, ठीक है, उन काउस को। तो इस तरह हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं उस रिस्क को ना। या फॉर एग्जांपल जो क्रेमिन जो हेमोरेजिक फीवर है ना, उसको हम अगर हैंडल करते हैं ना तो उसको हम BCL2 अगर अब ये जो क्रेमिन हेमोरेजिक फीवर है, कहते हैं कि अगर हम BCL2 में काम करते हैं ना तो उसमें जो है फिर हम क्या कर देते हैं कि हम इसको एक्सपोज हो सकते हैं ना। तो कहते हैं नॉट वर्किंग विद क्रेमिन हेमोरेजिक फीवर जो है ना, ये इसको हम क्या कर देते हैं, BCL2 लैब्स फैसिलिटीज़ में प्रोसेस नहीं करते, बल्कि किधर प्रोसेस करते हैं, BCL3 लैब्स में इनको प्रोसेस करते हैं, या BCL4 लैब्स में उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जो कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर है ना, तो अब अगर हम इसको BCL2 में करेंगे तो हम क्या कर होंगे, फिर रिस्क पे होंगे ना। तो इस वजह से ये जो है एलिमिनेशन है, प्रॉपरली आप रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपरली एलिमिनेट कर देते हैं। और सेकंड पे फिर सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, रिप्लेसमेंट को कहते हैं कि मोर हेजर्डियस जो है उसको लेस हेजर्डियस से रिप्लेस करना होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि यूज लो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, रादर देन हाई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब हम फॉर एग्जांपल लैब में काम करते हैं, मॉडल ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि हम इकोलाई को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई हम उनको जेनेटिकली इंजीनियर्ड करते हैं। तो अब इकोलाई के हमें पता है कि हमारे पास इकोलाई के डिफरेंट स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं। तो उसमें कुछ इस तरह के स्ट्रेन्स भी हैं जो हाईली पैथोजेनिक है, और कुछ इस तरह के स्ट्रेन्स भी हैं जो लो पैथोजेनिक है। तो हम फिर क्या कर देते हैं कि लो पैथोजेनिक वन स्ट्रेन्स को उठाते हैं और उनको हाई पैथोजेनिक स्ट्रेन्स को क्या कर देते हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन है। ये इवन यूजिंग नाइट्रोजन सिलेंडर फॉर सीमन स्टोरेज इंस्टेड ऑफ अल्ट्रा लो फ्रीजर्स ना। तो अल्ट्रा लो फ्रीजर्स की बनिस्बत अगर हम सिंपली नाइट्रोजन सिलेंडर्स को यूज़ कर लें स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन के लिए, तो ये
भी एक सब्स्टिट्यूशन है, हमारे लिए बेनिफिशियल या इकोनॉमिक होता है ना। और काम वही करता है कि नाइट्रोजन में भी हम -196 तक उनको प्रिजर्व कर सकते हैं ना। और इसके अलावा अगर हम देखें कि रिप्लेसिंग माउथ पिपेटिंग विद ऑटोमेटिक, ठीक है, तो लैब में जिस तरह हम माउथ पिपेटिंग प्रोहिबिटेड है ना, तो उसको हम ऑटोमेटेड से रिप्लेस कर देते हैं ना। तो इस तरह जो है हम क्या कर सकते हैं, एक रिस्क को एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसकी समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, फिर फर्दर हमारे पास थर्ड पे इंजीनियरिंग कंट्रोल आ जाता है। तो जिस तरह हमने पीछे भी जिक्र किया ना कि इंजीनियरिंग कंट्रोल जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हमारे लिए फिजिबल बनाता है ना। जिसमें क्या होता है, इंक्लूड बिल्ट इन प्रोटेक्शन ना, जिस तरह बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है तो बिल्ट इन प्रोटेक्शन हमें ये प्रोवाइड करते हैं, बिल्डिंग्स की, वर्क एरियाज की, या इवन इक्विपमेंट या सप्लाईज की ना। तो ये सारा इंजीनियरिंग कंट्रोल में आ जाता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वेंटिलेशन सिस्टम जो है या कंस्ट्रक्शन सील्स जो हैं, अगर वो BCL3 या BCL4 लैब्स हैं तो उसमें प्रॉपरली एक वेंटिलेशन सिस्टम होता है, कंस्ट्रक्शन सील्स होती हैं, जिसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर को रूम्स में मेंटेन करते हैं ना, ताकि कोई इन्फेक्शियस मटेरियल जो है या बायोरोसोल्स जो है वो बाहर, रूम से बाहर न जाए ना, किसी को इन्फेक्ट ना कर देना। तो इस वजह से ये ज़रूरी होता है, ये इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है। बायोसेफ्टी होड्स हैं, स्पेसिफिक वेंटिलेशन सिस्टम है, ये सारा इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो हैं, प्रोसीजर्स जो हैं, इस ये क्या करते हैं, ये भी रिस्क को मिनिमाइज करते हैं या हैजर्ड को हैजर्ड को जो एक्सपोजर होता है उसको मिनिमाइज कर देते हैं। कहते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, कहते हैं कि ये जो कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ना, कि ये रिस्क या हैजर्ड को एलिमिनेट तो नहीं करता, लेकिन ये उनके जो है चांसेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल रिस्क ऑफ इंजरी है कोई शार्प्स को ना, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो है हमें SOPs देती हैं, हमें अवेयर कर देती हैं कि आपने किस तरह एक चीज़ को हैंडल करना होता है ना। या इवन देखें कि प्रॉपरली जो लैब वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग्स देते हैं ना, तो प्रॉपरली उनको अवेयर कर देते हैं कि किस तरह आपने लैब में काम करना है, या किसी सैंपल को, किसी प्रोसीजर को किस तरह परफॉर्म करना होता है। या रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो प्रॉपरली आपको बताते हैं कि आपने काम करने के बाद जो है प्रॉपरली हैंड वॉशिंग करनी है ना, सैनिटाइज करना है अपने हाथों को लैब से बाहर जाती हुए। तो ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ जाता है इसमें। और लास्ट में फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जिसमें जो है फॉर एग्जांपल हम किसी हैज़ार्डस मटेरियल को जो हमारे लिए एक थ्रेट है ना, उसको हैंडल करने के लिए ये PPE बहुत ज़रूरी है ना। और ये PPE में क्या है कि PPE टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी वॉर्न करेक्टली आप इसको क्या कर लें, पहन लें, ठीक है। जिस तरह अगर कैप है, मास्क हैं, गगल्स हैं, लैब कोट है, या जो शू कवर्स हैं, ठीक है, ग्लव्स हैं, ये प्रॉपरली जो है जितने भी PPE आप लोगों को इसमें नज़र आ रहा है ना, तो ये प्रॉपरली इसको आपको पता हो कि किस तरह जो है मैंने पहनना है। इसमें एक और भी है, शायद आप लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी डॉनिंग एंड डॉफिंग का सुना होगा ना, डॉनिंग एंड डॉफिंग सुना हुआ है? नहीं सर, नहीं सुना। अच्छा, डॉनिंग एंड डॉफिंग में, डॉनिंग में कि किस तरह आपने पहनना होता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल आपने मास्क किस तरह पहनना होता है, कैप किस तरह, कौन सी चीज़ पहले पहननी होती है, कौन सी चीज़ बाद में पहननी होती है, ये डॉनिंग होता है ना। कि आपने लैब में काम करने के लिए किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना होता है ना,
जो पीपीई है, किस तरह आपने पीपीई को पहनना होता है। और उसके बाद जब आप काम करते हैं तो काम करने के बाद जो है किस तरह आपने डॉफिंग करना है। डॉफिंग में भी क्या होता है कि किस तरह आपने रिमूव करना होता है ना, कौन सी चीज़ पहले रिमूव करनी होती है, कौन सी चीज़ बाद में रिमूव करनी होती है, ये डॉफिंग कहलाता है ना। तो पहले डॉनिंग एंड डॉनिंग और फिर उसके बाद डॉफिंग। तो ये सारा कुछ जो है हम जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ना, उसमें ये हम करते हैं। और जिस तरह आप लोगों को ये इमेज में नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट पीपीईज हैं जो हम ड्यूरिंग लैब वर्किंग जो है हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अच्छा, और बस लास्ट में इनका जो कंक्लूजन है उसमें हमने क्या पढ़ा कि बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स, उनके ग्रुप्स को हमने पढ़ा, डिस्कस किया, और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज किस तरह हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, वो भी हमने पढ़ा इसमें। और ये हैज़र्ड जो है किस तरह हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, या किसी लैब वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ के लिए सीरियस हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शियस इन्फेक्शन उसमें काज कर सकते हैं ना, तो उसको किस तरह हैंडल करना होता है। फर्दर 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल हैज़र्ड, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई को हमने डिस्कस किया ना। फर्दर उनकी जो डिजीज़ हैं हमने वो भी डिस्कस किया, हेपेटाइटिस वायरस, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह जो फंजाई हैं वो जो डिजीज़ काज करते हैं ना, इस तरह एथलेट फुट है, ये फंजाई ये काज करते हैं ना। तो इसके अलावा इन्हेलेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन या इंजेक्शन, ये मुख्तलिफ हमने रूट्स भी डिस्कस किए कि इस तरह जो है पैथोजेंस जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं ना बॉडी में। और फर्दर जो है हमने डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स को भी डिस्कस किया कि किस तरह जो है हम रिस्क को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, उनकी इंजीनियरिंग कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ किस तरह उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और फर्दर जो है हम पीपीई को यूज़ करके अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें पढ़ लिया।